तीसरे दिवस की कार्यशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम। सर्वप्रथम मैं आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं और मुख्य वक्ता हैं, अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी सर, आज के इस सत्र के अध्यक्ष माननीय हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं मंचासीन अतिथि वक्ताओं, मीडिया के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों एवं मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। किसी भी राष्ट्र के निर्माण और उत्थान में विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों की सबसे महती भागीदारी होती है। आज के जो मुख्य वक्ता हैं, मैं बिना किसी औपचारिक भूमिका के माननीय हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और जो यह आज का विषय है उस पर अपनी बात रखें। ये जो भारतोदय का प्रेरणा विमर्श 3 दिनों का ये पूरा एक विद्यार्थी प्रशिक्षण, मीडिया प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ और इसके विषय बड़े, जिसको हम कहें कि बहुत बड़ी रेंज थी। लगभग हर उस बात पर चर्चा की गई जिसकी आज के समय में बात होनी बहुत ज़रूरी लगती है। बात ज़रूरी 2 वजहों से लगती है। एक तो ये कि भारतवर्ष बहुत ज़बरदस्त संक्रमण से गुजर रहा है, उसका कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है और कुछ हिस्सा कैसे पूरा होगा वो हम तय करेंगे। अगर हमने तय नहीं किया तो निश्चित तौर पर मानिए कि जिस संक्रमण की पीड़ा से हम गुजरे हैं वो पीड़ा हमें बहुत अच्छे परिणाम की तरफ नहीं ले जा पाएगी अगर हमने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से नहीं निभाई। हमने ये नहीं समझा कि कितनी पीड़ा के साथ इस संक्रमण के काल को हम पार करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा पक्ष ये है कि हम लगभग पार करते हुए दिख रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जो भारत की, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि इसकी गौरवमयी संस्कृति, विरासत, सभ्यता, हम क्या हैं, अपने स्व की पहचान, उस चेतना को जागृत करने। और जब ये हमारा विषय जिसको मैं देख रहा हूं, तो इस विषय की जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता, भारत के तो मूल में है ये। शायद ही कभी किसी को ये अलग से किसी पाठ्यक्रम में यूजीसी के द्वारा मान्यता देकर किसी सीबीएसई, आईसीएसई या किसी राज्य के बोर्ड में पढ़ाने की ज़रूरत हो। हमारे यहाँ तो बच्चे के संस्कार के तौर पर उसके जन्म के साथ आत्मनिर्भर होना सिखाया जाता है। लेकिन संयोग दुर्योगवश हम अलग अलग समय में ऐसे कालखंडों से गुजरे और उसके बाद 1947 यानी जिसको हम आज का भारत कहते हैं, भारत के संविधान के दायरे में चलने वाला वो लोकतांत्रिक भारत, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि नहीं, ऐसा तो कभी भारत में था नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। इसकी बात करने वाले लोग वो हैं जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जो कहते हैं कि हमारी संस्कृति बड़ी शानदार थी लेकिन जब पूछो तो कुछ बता नहीं पाते हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि ये अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा संकट का काल गुजरा, उसमें भारत ने दुनिया को बता दिया कि आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होने की पहचान क्या है और उस आत्मनिर्भर होने को कैसे एक देश ने हासिल किया है। मैं उस चाइनीज वायरस के संकट काल की बात कर रहा हूं और यहां मीडिया के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, मैं उनके आत्मनिर्भरता की तरफ अंतिम में कुछ पंक्तियां जरूर बात करूंगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है वो। अगर अपनी आत्मनिर्भरता नहीं आई तो फिर आप दूसरों को आत्मनिर्भर होने की बात कहेंगे तो वही वो कहानी हो जाएगी ना कि गुड़ खाने से मना करना है, लेकिन जो आचार्य जी थे, गुरु जी थे, वो तो खुद ही गुड़ की भेली खाते थे, तो कैसे उस बुढ़िया के बच्चे को कह पाते कि मत खाना गुड़। तो ये नहीं हो सकता कि आप आत्मनिर्भर होने की ओर न बढ़े और देश आत्मनिर्भर होता हुआ चला जाए। अच्छी बात ये थी कि ये इस संकट काल में हमने देखा। आपको पता है कि भारत के पास पीपीई किट जो बनकर आती थी वो भी विदेश से ही आती थी। आपको पता है कि जो वेंटिलेटर बनता है देश के किसी भी हाई सुपर स्पेशलिटी, जो भी लिखते हैं वो लोग बहुत सी चीज़ें लिखते हैं ना कि ये हो गया तो और आगे, जैसे होटल वाले लिखते हैं कि 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, वैसे ये भी कई चीज़ें लिखते हैं। तो उसमें सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, रोबोट है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। लेकिन इनके पास वेंटिलेटर कहाँ से आएगा इसका कोई इंतजाम नहीं था। देश के किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे आप जितने बड़े ब्रांड देखते हो, इनमें से किसी अस्पताल के पास अपना ऑक्सीजन चलाने वाला प्लांट भी नहीं था। ये निर्भर कहाँ से थे?
उद्योगों से आएगा, ऑक्सीजन यहाँ लगेगा और मरीज को हम लगा देंगे और कहेंगे कि ऑक्सीजन आपको मिलेगी। इस स्थिति में भारतवर्ष पर भयानक इतनी बड़ी विभीषिका आई जिसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन यहीं से हमारे उस स्व के जागने की कहानी शुरू होती है, हमारी उस चैतन्यता की कहानी शुरू होती है, जिसने दुनिया को दिखाया कि हमने उस स्थिति में भी सबसे अच्छे से इस भयानक विभीषिका का मुकाबला नहीं किया, उसको लगभग हरा दिया। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कल ही तो प्रधानमंत्री जी ने ओमिक्रॉन के बारे में बात की है और उन्होंने बताया कि 18 लाख बेड हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्ट वाले हैं, बच्चों के लिए हैं, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन सोचिए कि जिस देश में वेंटिलेटर के लिए हमें चीन की तरफ देखना पड़ता था और चीन से हमारे उसी बीच में ऐसे खराब संबंध हुए कि चीन की कंपनियों ने कहा कि हम वेंटिलेटर की सप्लाई नहीं कर सकते। और उस वक्त दुनिया को एक बात और पता चली, भारत के लोगों को जरूर जाननी चाहिए, मीडिया के किसी रिपोर्ट में मैंने ये नहीं पढ़ा, लेकिन चूंकि मैं जब वेंटिलेटर्स के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला जिस चीन को वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है उसमें करीब करीब 1000 पार्ट लगते हैं। 1000 पुर्जों में से आधे से ज्यादा यूरोप के देशों से चीन में आते हैं। अब अगर वो यूरोप के देशों से चीन में आ सकते हैं और चीन उसको भारत में बेच सकता है तो भारत में वो वेंटिलेटर क्यों नहीं बन सकता है? और दुनिया में जितने भी सामान बनते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन उदारीकरण की बात करते हैं तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसको दुनिया ने अब समझा, लेकिन हमारे मीडिया को तो डराने में, भयभीत करने में, आक्रांत करने में मजा आता है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी अपब्रिंगिंग यही हुई है। मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर मीडिया के विद्यार्थी हैं, कई विश्वविद्यालयों के, कई संस्थानों के छात्र हैं। आप लोग डराने का काम मत कीजिएगा, सवाल पूछिए, सवाल खड़े कीजिए, सरकारों को बिल्कुल घुटनों पर लाकर खड़ा कर दीजिए। कितना भी बड़ा नेता हो उससे सवाल करने का आपका साहस होना चाहिए, लेकिन डराने का काम मत कीजिएगा। यह काम आपका नहीं है। पत्रकार का काम देश को, समाज को, लोगों को डराना नहीं होता है। पत्रकार का काम उस स्थिति को दिखाकर भयभीत नहीं करना होता है जो आई भी नहीं है। पत्रकार को जो आई है उसमें कैसे बेहतर जाएंगे उसकी तरफ ले जाना होता है। और तब हम जब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो आज की तारीख में भारत की दवा, भारत का टीका, भारत का वेंटिलेटर, भारत का मास्क, भारत की पीपीई किट, और ये सब सिर्फ हम अपने लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। जब दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको हम दुनिया का दादा कहते हैं, अमेरिका, चाहे वो ट्रंप रहे हों या बाइडेन रहे हों, क्योंकि दोनों की सरकार बदल गई, राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन उनका मिजाज नहीं बदला, वो जो मानसिकता थी नहीं बदली। उन्होंने अपने लोगों के लिए 2 गुने से ज्यादा टीके सहेज कर रख लिए, लेकिन जिनको जरूरत थी, जो दूसरे देश उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनको नहीं दिया। तब भारत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही नहीं है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन मैत्री के जरिए हमने टीके भेजे। यह अलग बात है कि नेताओं के साथ साथ हमारे देश के मीडिया ने भी उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया। हमारी थाली में खाना है, हम थोड़ा सा निकाल कर किसी दूसरे भूखे को खिला दें, इस पर भी क्या सवाल खड़ा हो सकता है क्या कि भरपेट पहले नहीं खाने दिया, दूसरे भूखे को 2 रोटी क्यों दे दी? और सोचिए कि इस मीडिया ने, भारत के मीडिया ने इस भूमिका को कैसे, कितने खराब तरीके से निभाया। आप लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, अक्सर ये सवाल कहा जाता है और कहा जाता है कि देखिए आजकल की पत्रकारिता तो एकांगी हो गई है, किसी से सवाल नहीं पूछती है, विपक्ष से सवाल पूछती है। सवाल जायज होना चाहिए, सवाल इशू बेस्ड होना चाहिए, सवाल उस बात के लिए होना चाहिए जिससे किसी भी चीज को हम समस्या से समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। सवाल वो होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कि सॉल्यूशन बेस्ड कुछ कर रहे हैं, या फिर उसको आप सवाल इसलिए सिर्फ होना चाहिए कि वो समस्या बढ़ती रहे और हमें आनंद आता है कि देखिए इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। लेकिन चूंकि एक खांचे में पत्रकारिता हम करते हुए, एक खांचे में हम मीडिया की समझ रखते हुए शायद इससे बहुत अलग चले गए। अच्छी बात यह है कि अब जो सोशल मीडिया है, जो न्यू मीडिया है, उसने हमें उस तरफ भी बहुत आत्मनिर्भर किया। और ये मैं बड़े गर्व से कहता हूं, भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले पत्रकार पैदा किए हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जब दुनिया का नौजवान इस बात से पीछे जा रहा है तो आज हम दुनिया की तकनीक, संचार क्रांति के हर उस क्षेत्र पर, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, आंकड़ा है 2016 में यूट्यूब में, भारत में सिर्फ 3 यूट्यूबर थे जिनकी 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबरशिप थी। यानी जिसको आप सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं,
ऐसे सिर्फ 3 लोग थे जो 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख कितनी बड़ी संख्या होती है, अनुमान लगाइए आप। आपका जो टीवी चैनल चल रहा है, मैं अचानक अभी किसी और संदर्भ में एक दिन रिसर्च कर रहा था तो समझ में आया कि जिन टीवी की बहस को देखते हुए आपको लगता है कि यही सब तय करते हैं, यही जो बता देते हैं, इन्होंने दिखाया, कोई झूठी रिपोर्ट भी दिखा दी तो चलती रहती है, उनको देखने वाले एक समय में कितने होते होंगे, किसी की कल्पना में नहीं होगा, आपको ध्यान में नहीं होगा। 130-40 करोड़ की आबादी में कभी कभी तो उनको 1,50,000 लोग देख रहे होते हैं, और कभी कभी तो उससे भी कम देख रहे होते हैं। और जो पूरा का पूरा हिंदी और भारतीय भाषाओं का मीडिया है, उसका 0.5, 1 भी नहीं, 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, 0.5, आधा, इतने में ही कुल मिला के अंग्रेजी सिमट जाती है। कुल इतना ही है उसका, जितना आप देखते हैं ना कि बड़े से बड़ा एंकर, बड़े से बड़ा टीवी चैनल जब वो बोल रहा होता है। और ये मैं आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि जब आप मीडिया के विद्यार्थी के तौर पर, मीडिया के शिक्षक के तौर पर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो उसमें भाषा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भाषा के साथ ज्ञान जुड़ा है, भाषा के साथ समृद्धि जुड़ी है, और भाषा के साथ आपका अपना वो गौरव बोध है जो आपको कई बार 15 भी रहते हैं तो 16-17 ले जाके खड़ा कर देता है। लेकिन जब आपका भाषा का गौरव बोध नहीं है, अंदर से कुछ निकल के आ नहीं रहा है, तो आप सब जानते हैं लेकिन आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकते। बताने वाला तो कोई और है, डिक्टेट कोई और करेगा, उसकी बात सुननी है। मुझे लगता है कि आज के समय में ये आपको बहुत बड़ा औजार मिला है, बहुत बड़ा हथियार मिला है, बहुत बड़ा टूल मिला है, जिसने आज दुनिया में भारत की ताकत बढ़ा दी। मूल बात यही है कि दुनिया में हमारी हिस्सेदारी और उसके लिए हमारा अपना स्व को पहचानना, आत्मनिर्भर होना। आप दूसरे को मजबूत होता हुआ नहीं बता सकते हैं अगर आप खुद मजबूत नहीं हैं। परमार्थ का काम स्वार्थी लोग ही कर पाते हैं जो मजबूत हो पाते हैं। तो पहले स्वार्थी बनिए, परमार्थी बाद में बनिएगा। धन्यवाद। अब मैं जो है समय की चूँकि सीमा है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अब आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय सच्चिदानंद जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। विषय इतना गंभीर है और 3 दिनों से चर्चा चल रही है, तो शायद आप लोगों की भी सुनने की एक पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि उसकी भी सहन शक्ति को कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। ये मास्क एक ऐसी चीज़ हो गई जिससे व्यक्ति का परिचय ही बदल गया है। अभी जब मैं हॉल में दाखिल हुआ तो मेरे कई साथी लोग भोजन कर रहे थे। उसमें से डॉक्टर बीर सिंह निगम, जिनके साथ मैंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में 1992 में नौकरी शुरू की थी, उनको मैंने कहा निगम साहब नमस्कार, और निगम साहब ने भी कहा नमस्कार, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। फिर जब मैंने मास्क निकाला तो बोले अरे ये तो अपने जोशी जी हैं। यानी मास्क के कारण जो है आदमी की पहचान बदल गई। तो ये जो नया नॉर्मल आया उसके मैंने कविता लिखी थी, वो पहले आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि बात कुछ अलग तरह से शुरू हो। वो बैठा मुस्कुरा रहा था अपने मास्क के अंदर, वो बैठा मुस्कुरा रहा था अपने मास्क के अंदर, और मैं अपने मास्क में छिपा सोच रहा था कि वो नाराज है मुझसे। इसी गफलत में पास होकर भी बात नहीं कर पाया और वो एक बार फिर मुझसे दूर चला गया। किसी को भी नहीं हुआ इल्म मेरी इस उलझन का, और न कोई दिखा पाया अपनी विस्मयकारी हंसी। सब अपने मास्क में दुबे छुप के बैठे रहे और एक बार फिर एक दूसरे से अजनबी होते चले गए। ये जो नया नॉर्मल आया है ना, इसने हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी तासीर बदल दी है। उसमें ये मास्क हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, सैनिटाइज़र एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पहले हमारे पिताजी जब नौकरी किया करते थे तो हमें मालूम था कि तंबाकू का एक कल्चर होता था, खैनी का। तो जब खैनी का कल्चर होता था तो सीनियर जूनियर नहीं देखा जाता था, यानी चौकीदार भी अपने बॉस को खैनी मल के देता था और बॉस बड़े प्रेम से लेता था। आज ये कल्चर सैनिटाइज़र में है। बहरहाल भाई हर्षवर्धन ने इस विषय को बहुत अलग तरह से रखा है, आत्मनिर्भरता के, और मैं इस विषय को बिल्कुल अलग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सोच कर कि मैं मीडिया के उन विद्यार्थियों के सामने इस विषय को रख रहा हूँ जो समाज के बौद्धिक योद्धा हैं,
इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स हैं। तो मैं जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूँ वो आत्मनिर्भरता वैचारिक आत्मनिर्भरता है, बौद्धिक आत्मनिर्भरता है। मित्रों, हमारे जीवन में ये जो भौतिक सुख हैं और भौतिक संसाधन हैं ये तो हमेशा आते और जाते रहेंगे। आज आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं, कल आप गद्देदार कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, परसों रिवॉल्विंग चेयर्स आ जाएंगी, हो सकता है फिर कोई कल्चर बदल जाएगा और आप फिर दरियों पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो विचार है, जो विचार हमारे जीवन को संचालित करता है, हमारे व्यवहार को संचालित करता है, हमारे समाज को संचालित करता है, देश को संचालित करता है, विश्व को संचालित करता है, उस विचार की आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी हो गई है। और ये आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी हो गई है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हम लगातार वैचारिक रूप से इतने ज़्यादा निर्भर होते चले जा रहे हैं, इतने ज़्यादा अवलंबित होते चले जा रहे हैं कि हमने हमारे मौलिक चिंतन की पूरी अवधारणा को ही खो दिया है। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि कहाँ से कोई मौलिक चिंतन हो रहा है। आप देखते हैं मीडिया में इन दिनों एक बहुत नई सी चीज़ चली है, फैक्ट चेक। रियलिटी क्या है? वर्चुअल वायरल रियलिटी क्या कहते हैं उसको, कि कोई एक चीज़ वायरल होती है और वायरल सच, और फिर पूरा का पूरा मीडिया उसकी पड़ताल में जुटता है कि दरअसल ये जो चीज़ वायरल हुई है उसकी सच्चाई क्या है, और फिर आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा उसमें लग जाती है कि वो सही है कि गलत है। फिर चाहे वो राजनीति से संबंधित बात हो, चिकित्सा से संबंधित बात हो, समाज से संबंधित बात हो, क्रिकेट के सितारों की बात हो, सिनेमा के सितारों की बात हो, और हम लोग पूरे समय फिर उसी में उलझे रहते हैं। और देश के तमाम विश्वविद्यालयों से बड़ा एक जो विश्वविद्यालय हमारे बीच उभर के आ गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो सुबह से शाम तक आपको बिना चाहे इतना ज़्यादा ज्ञान परोसते रहता है और आपको लगातार आतंकित किए रहता है। उसके अंदर के सच को जानने की और उसके अंदर के सच को जानते हुए हमारे अंदर के वैचारिक अवधान को, वैचारिक अधिष्ठान को कहीं ना कहीं जीवित करने की जो प्रवृत्ति है वो हम में से खोती चली जा रही है। हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी फॉरवर्ड हो गई है। आया फॉरवर्ड कर दो, आया फॉरवर्ड कर दो, आया फॉरवर्ड कर दो, बिना देखे सोचे समझे। आप सब मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं। ज़्यादातर मैंने इसलिए अनिल जी से पूछा कि ये बीए के विद्यार्थी हैं, एमए के विद्यार्थी हैं। मास कम्युनिकेशन की जो बेसिक थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, उन तमाम किताबों में क्या आपने नारद के भक्ति सूत्र पढ़े हैं? क्या आपने पढ़ा है कि संवाद की जो भारत की परंपरा है, संवाद का जो भारत का शास्त्रीय अधिष्ठान है वो 3000 साल पुराना है? क्या आपने पढ़ा कि भारत में वेद भी संवाद की शैली में लिखे जाते हैं और गीता का भी भाष्य संवाद की शैली में होता है? और संवाद दरअसल भारत ने ही पूरे विश्व को सिखाया है, हमें नहीं बताया जाता। हमें पढ़ाए जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आधुनिक युग में 17वीं 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं प्रतिपादित हुए। और इसलिए हमारी जो वैचारिक गुलामी है वो वहीं से शुरू होती है। हमें अगर वैचारिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना है, वैचारिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, तो हमें ये भी जानना होगा कि हमारी संवाद के जो मूल अधिष्ठान हैं वो नारद के भक्ति सूत्र से हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे गीता के भाष्य से वो संवाद के सूत्र प्राप्त होते हैं, कैसे वेदों के भाष्य से वो संवाद के सूत्र प्राप्त होते हैं। अगर हम उस दृष्टि से आत्मनिर्भर होते हैं तब हमें समझ में आता है। तब हमें समझ में आता है कि जो ग्रेविटेशन का लॉ न्यूटन ने बनाया था, न्यूटन ने खोजा था, उस ग्रेविटेशन के लॉ को कणाद ने आज से 1000 वर्ष पहले ही सिद्ध कर दिया। तब हमें समझ में आता है कि पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो दरअसल बोधायन बहुत पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तब समझ में आता है कि डायनामाइट या और तमाम एक्सप्लोजिव्स के जो सूत्र आज आधुनिक रक्षा शास्त्र में बताए जाते हैं वो सारे के सारे भारत की युद्ध शास्त्र में पहले ही बताए जा चुके हैं। तब समझ में आता है कि जर्मनी जिस युद्ध के सिद्धांत को अपनी मिलिट्री साइंस की किताबों में पढ़ाता है वो युद्ध का सिद्धांत गीता में द्रोणाचार्य, महाभारत में द्रोणाचार्य पहले ही अपने शिष्यों को बता चुके हैं। लेकिन हमारी वैचारिक गुलामी की पराकाष्ठा ये है कि हमें हमारे इस अद्वितीय सांस्कृतिक वैभव से कहीं न कहीं वंचित रख के हमें लगातार इस बात का एहसास कराया गया कि आपके पास आपका कुछ ओरिजिनल
था ही नहीं। अगर हमारे पास हमारा कुछ ओरिजिनल नहीं होता तो पिछले 2 वर्ष कोरोना जैसी गंभीर बीमारी, गंभीर महामारी जिससे पूरा विश्व त्रस्त है, पूरा विश्व आक्रांत है, और आप सब जानते हैं कि ये जो महामारी है ये संपर्क, सांस से फैलती है। तो अगर आप एक शब्द का इस्तेमाल करें जिसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आप समझेंगे कि भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी यूरोप और अमेरिका के उन तमाम देशों से कहीं अधिक है और महामारी के संक्रमण का खतरा भारत में ज़्यादा था। तो कौन सी चीज़ थी जिसने भारत में आपको इस महामारी से बचाया? और वो चीज़ थी भारत का अपना मौलिक चिकित्सा शास्त्र। और उस मौलिक चिकित्सा शास्त्र के बलबूते पर ही हम में से बहुत सारे लोग आज भी इस महामारी से अपने आप को बचाए हुए रखते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगला युद्ध, अगला संघर्ष, अगली लड़ाई पूरे विश्व में होने वाली है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो लड़ाई होने वाली है वो दरअसल विचारों की लड़ाई है, नैरेटिव की लड़ाई है, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है। अब अगला विश्व युद्ध बुद्धिजीवियों का विश्व युद्ध होने वाला है, जो जितनी तेजी से अपने नैरेटिव को सेट करेगा वो विश्व पे कब्जा जमाएगा। और इसलिए आपने देखा है कि बहुत तेजी से नैरेटिव को सेट करने की तैयारियां चल रही हैं। आप चीन का उदाहरण लीजिए। चीन ने इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को बहुत पहले से समझ लिया। इसलिए चीन ने क्या किया? चीन ने पूरे विश्व में कन्फ्यूशियस सेंटर के ज़रिए पूरे विश्व में अपने विचारों के प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर ली। पूरे विश्व को बौद्धिक रूप से गुलाम बनाने के लिए कन्फ्यूशियस सेंटर में इतना अधिक पैसा डाला गया, इतना अधिक पैसा डाला गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का बजट उतना नहीं होगा जितना एक देश के एक छोटे से कन्फ्यूशियस सेंटर का होगा। चीन ने वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की तैयारी कर ली और वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हमको भी उस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की तैयारी करना होगी। अगर आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाल के कुछ उद्बोधनों को सुने तो वो हमेशा जब आज़ादी के अमृत महोत्सव का उल्लेख करते हैं तो वो सन 2047 का उल्लेख करते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये देखना है कि 2047 का भारत कैसा होगा। और जब वो 2047 के भारत की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो हम जैसे लोगों की बात नहीं करते, वो आप जैसे लोगों की बात करते हैं। क्योंकि 2047 में जिन लोगों के हाथ में इस देश की धुरा होगी वो आप लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। और इसलिए 2047 में जब वो बात करते हैं तो वो भारत को महाशक्ति बनाने की बात नहीं कहते, वो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें मीडिया के विद्यार्थी देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि भारत बहुत जल्दी उस वैचारिक आत्मनिर्भरता में भी सिरमौर होगा जिसकी हम सब लोग कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपके मन में जो जिस तरीके की यहाँ पर चर्चा हुई, दोनों वक्ताओं ने बहुत ही अलग अलग तरीके से जो है आत्मनिर्भरता की बात की। मुझे लगता है कि मीडिया के विद्यार्थियों के मन में सवाल ज़रूर जो है उछाल मार रहे होंगे, तो आप जो है सवाल पूछिए एक एक करके। मीडिया में जैसे लोग गलत सवाल उठाते हैं तो उसकी वजह से जो गलत अफवाहें उड़ जाती है, तो मैं इस समय उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना की वैक्सीन आ गई तो कुछ राजनीतिक दलों में नेता होते उन्होंने वैक्सीन लगाने से साफ इनकार कर दिया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया का भी कुछ कार्यभार था जो उन्होंने बखूबी निभाया, लेकिन इस दोनों में जो है गलत अफवाहें किस तरफ से ज़्यादा आई हैं? सबसे पहले तो आपने जो कहा, मुझे लगता है कि वो प्रश्न नहीं, वो सबने देखा है। जिन्होंने अफवाह फैलाई वो गलत साबित हुए। और अभी भी जो कल भी प्रधानमंत्री जी का जो कहें कि छोटा सा उन्होंने बातचीत की, उसमें भी मूल यही है कि आप डरिए मत, हमारी तैयारी है। और देखिए, जिसको हमने देखा नहीं है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम लोग थोड़ा शास्त्रार्थ वाले समाज से हैं ना, तो एक तो उसका बुरा पक्ष है कि कुछ लोग जानबूझ के डराते हैं, लेकिन एक तो ये भी है ना कि किसी भी चीज़ को हम उसकी एक पहलू है, दो पहलू है, जितने भी आयाम हैं उस सब पे बात करेंगे। हम अब इस निष्कर्ष पे तो पहुंच चुके हैं ना कि जिसको कहा जा रहा था कि भारत के लोगों का सैंपल कहाँ लिया, जो टीका है उसकी एफिकेसी क्या है, मतलब कितना असर करता है, कौन सा वाला अच्छा है। अब दुनिया ने ये बता दिया कि चाहे जो दुनिया की वैक्सीन हो, भारत की जो वैक्सीन थी
वो बेहतर काम करती रही है। अभी जो वेरिएंट आया है उस पर भी इफेक्टिव है। 10 लाख थे, आपने उन तीनों का जिक्र नहीं किया। ये 3 लोग कौन थे और दूसरा क्या उनका क्या था, जिस तरह से जो टीवी चैनल को लोग नहीं देख पाते हैं लेकिन यूट्यूब देख रहे हैं, उनका क्या एक जो स्टूडेंट के लिए हो सकता है, क्या इस तरह का क्लास प्लानिंग करें, कैसे करें? मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब मैंने उसका जिक्र किया कि 2016 में सिर्फ 3 लोग थे जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और 2018 में वो 300 हो गए, अभी उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या है। तो पहली बात ये कि जब भारत में यूट्यूब आया और इसका विस्तार हुआ तो शुरुआत में इसमें जो कहें कि गाने के चैनल, अलग अलग तरीके के जो जिसको हम कहते हैं ना कि न्यूज़ का कहीं भी उसमें कोई दखल नहीं था। अभी भी जो न्यूज़ है वो बहुत नीचे है, जो अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं उसमें वो आती है। लेकिन क्योंकि मीडिया के विद्यार्थी हैं यहाँ, और उस संदर्भ में मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आप जब पत्रकारिता करने जाते थे तो शायद ही गिने चुने लोग होंगे जो डेस्क पे काम करना चाहते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो टीवी में एंकर नहीं बनना चाहते। हर कोई रिपोर्टर एंकर बनना चाहता है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि एंकर बनना कोई काम नहीं है, रिपोर्टर ही है। 2 ही चीज़ होती है पत्रकारिता में, या तो रिपोर्ट करेगा, वो कॉपी अच्छी लिखेगा। एंकर तो एक उसका जो ग्लैमर के साथ जुड़ा हुआ पक्ष है वो आ गया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मीडिया के विद्यार्थी इस वक्त क्या करें, आप जाते हैं न्यूज़ रूम में तो आपको लगता है कि अच्छा ये हमें क्या काम पकड़ा देगा कल, तो सबसे पहले अनुवाद पकड़ा देते थे, एजेंसी से लेके अखबार से लेके टीवी तक वही आया। फिर दूसरा काम पकड़ा देते हैं कि अच्छा ठीक है आप कुछ भी करिए, तो ठीक है इस डेस्क पे आप जुड़ जाइए, कुछ काम करने लगिए। रिपोर्टिंग में भी गए तो सबकी इच्छा होती है कि ये वाला काम करें हम, तो करने नहीं मिलता। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमको कला साहित्य की रिपोर्टिंग करनी है, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका स्पेस नहीं है, पन्ने खत्म हो गए, टीवी में तो जगह ही खत्म हो गई। मेरा ये मानना है कि आपको जो काम बहुत अच्छे से आता हो, अब ना आपका ब्यूरो चीफ ना आपका संपादक कोई दबाव नहीं डालेगा कि ये वाली रिपोर्ट लेकर आओ। जो काम आपको बहुत अच्छे से आता है, जिस पे आपको पढ़ने में रुचि हो, बोलने में बाद में, पहले पढ़ने में रुचि हो, जानना चाहें कि इसकी 4 चीजें क्या है, तभी तो बता पाएंगे ना। अब अगर सिर्फ बताना चाह रहे हैं तो फिर इधर आइए ही मत, तब तो छोड़ दीजिए। तब तो मुझे लगता है कि और आप खराब ही करेंगे बेवजह। क्यों यूट्यूब चैनल एक और खोल के और इसी भीड़ में और जिसको वो अफवाह वाली पत्रकारिता कह रहे हैं उस तरफ मत जाइए। आपको जिस विषय पर लगता है कि ये काम हमको करना है, उसकी किताबें पढ़िए, अखबार तो निश्चित तौर पर पढ़िए ही पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को पढ़िए जिनको हम कहते हैं किसी शहर के रीजनल अखबार होते हैं। आपको खबर, जब मैं एक बड़ा छोटा सा ये सूत्र बता रहा हूँ कि आपको जब लगे कि कोई खबर हमें टीवी से नहीं समझ में आ रही है, नेशनल न्यूज़पेपर से नहीं समझ में आ रही, जरा उसका जो लोकल एडिशन है उसको जाके पढ़िए। वो ऐसा पक्ष आपके सामने आएगा जो कोई टीवी वाला नहीं बताता है, किसी अखबार में नहीं पता चलती है, कोई बड़ा बड़ा जितने बड़े ये संपादकों की जमात है वो आपसे नहीं बताती। आप जब अपनी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यही करना है कि आपको पढ़ना सीखना है। जिस विषय में रुचि है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना सीखना है। और जब रिपोर्ट की आप बात करते हैं तो पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट करना है, पत्रकारिता उसके आगे पीछे कुछ नहीं। उसके बाद जब हम लोग व्यूज़ पे चले जाते हैं, जैसे अब हम रिपोर्ट करते थे तो आपको हम बताते हैं कि ये जगह है, यहाँ ये मुश्किल है, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। जब मैं व्यूज़ पे जाऊँगा तो मैं कहूँगा ये जगह है, इसके लिए ये दोषी हैं, ये होते तो ठीक रहता, इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यानी मेरा कोई ना कोई पक्ष हो जाएगा। तो जो भी लोग पत्रकारिता शुरू करना चाहते हैं, रिपोर्टर बनने की कोशिश कीजिए, अच्छी रिपोर्ट कीजिए, किसी भी क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान, अपराध, राजनीति, खेल, जो भी आपको अच्छा लगता है। और भारत में इतनी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है, जो पत्रकारिता में कभी आ नहीं सकती। अभी मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे अच्छे मंदिरों से जुड़े हुए बहुत सुंदर काम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम लोग कर रहे हैं, शहर की संस्कृति विरासत के बारे में बता रहे हैं। मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ दुनिया भर के लोग पहुँचते हैं, कभी न कभी तो जाते ही हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद, कभी न कभी तो जाते ही जाते हैं। लेकिन उस शहर की बहुत सी चीज़ें हैं, उसको कोई सहेज की एक जगह बताने वाला है तो मुश्किल मिलता है। हमें भी नहीं दिखता है कि नहीं मिलता। हर साल माघ मेला लगता है, 6 महीने पे अर्धकुंभ, फिर कुंभ लगता है। तो ऐसी हर शहर की खूबी है, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें इतनी खूबसूरत चीज़ें ना हो जो दुनिया को बताई जा सके। वो सब पत्रकारिता का हिस्सा है। मेरा सवाल ये है सर कि आपने कहा था कि भारतीय मूल के फला व्यक्ति ने वहाँ विदेशों में परचम लहराया है या फिर बहुत सारे कार्य किए हैं। सर प्रश्न ये है कि भारतीय मूल के फला व्यक्ति ने फला कार्य जो विदेशों में किया, वही व्यक्ति वही कार्य भारत में रह के क्यों नहीं कर पाता, ये प्रश्न है। ऐसा किसने कहा कि यहाँ नहीं करते? आप ट्विटर के सीईओ को लेकर खूब हल्ला किया आपने, चाहे जैक डोर्सी हो चाहे पराग अग्रवाल। आप कू के मालिक के बारे में जानते हैं क्या? पता है आपको? नहीं पता है। ये जो ओयो रूम्स है किसने बनाया है?
और ओयू रूम से भारत में काम नहीं करता, दुनिया के दूसरे देशों में पहुंच गया है। पेटीएम किसने बनाया, उसको कौन चला रहा? अपने लोगों की प्रतिभा, अपने लोगों की क्षमता को स्वीकार करने में हम कंजूस लोग हैं। हम उसको रिकॉग्नाइज करते हुए डरते हैं, क्या ये सुंदर पिचाई वहां जाके योग्य बने क्या? या जब हम कहते हैं कि पेप्सिको की चेयरमैन हो गई इंदिरा नूई, तो क्या वो वहां जाके बनी थी क्या? उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा वो सब चेन्नई में हुई। ये सब लोग यहीं से पढ़ के वहां गए, ठीक है, वहां के समय में। और जिसको हम कहते हैं ना कि हमने अपनी चीजों को देखना समझना बंद कर दिया, हमारी पढ़ाई का मॉडल बदल गया। हम सिर्फ एक तय चीजें हैं इसके आधार पर सब कुछ तय कर लेते हैं। हमने शोध करना बंद कर दिया। नया कितने लोग सीखते हैं? मुझे याद आ जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 94-5 में प्रभाष जी उस वक्त जीवित थे और वो सारे लोग आए थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि आजकल रिसर्चर तो फिर भी मिल जाते हैं, सर्चर तो मिलते ही नहीं। रिसर्च तो फिर भी हर यूनिवर्सिटी करा रही है, हर जगह हो रहा है कि भाई जो कुछ हुआ है, ये किताब निकाला, उसका पन्ना नंबर ये रेफरेंस करके किताब बन गई, ये किताब निकाला, 4 जर्नल। ये भी कठिन काम है, रिसर्च करना भी बहुत कठिन काम है, वो भी जरूर। लेकिन सर्च करने वाले कितने हैं? आपने वो माहौल नहीं दिया। आपने मतलब हमारी सरकारें, हमारी नीतियां, हमारा समाज, हमारे विश्वविद्यालय जो सबसे बड़े केंद्र होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब थोड़ा पीछे की बात हो गई। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था हम संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, बड़ी पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ये पीड़ा हमें बहुत आगे ले जा चुकी है, थोड़ा सा बचा हुआ है। अब मुश्किल कहां है कि जब हम ये संदर्भ देखते हैं तो हम उसके साथ वाले संदर्भ छोड़ते चले जाते हैं। आज आपको पता है अमेजॉन बेचने के लिए हिंदी में भी वेबसाइट ले आ चुका है 2018 में। आप में से कितने लोग हिंदी वाले भी जाते हैं? नहीं बोल पाते हैं अंग्रेजी, मुझे भी नहीं आती अच्छी अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी वाले पे ही अच्छा रहेगा, उसी पे जल्दी से चले जाएंगे। फिर आपको पता है जहां आप नौकरी खोजने जाते हैं लिंक्डइन, 1 महीने पहले हिंदी में किया और उनके एडिटर्स बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं कि हिंदी में बात करनी है हमें, हिंदी का एडिटर, हिंदी का कंटेंट। फेसबुक लिख नहीं पा रहा है हिंदी, आजकल बड़ा मजाक उसका बना हुआ है। वो क्रिएटर्स लिखता है तो पता नहीं कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा है, क्रा का रा इधर चला जाता है, एटर्स का ऊपर वाला रेफ उधर चला जाता है, ये इधर, उनको पता नहीं है। उन्होंने किसी को थमा दिया, वो कर रहा है, लेकिन उनको करना है। और इसके बीच में हम कहते हैं कि हमारी तरफ देख कौन रहा है, हम क्या करें? सब तो अमेरिका कर रहा है, सब तो चाइना कर रहा है, चीन ने सब अपने यहां कर लिया ना, ठीक है। हम उनकी तानाशाही, उनकी गलतियां, उनका नरसंहार, उनकी जो सोच है, वो सब हम खारिज करेंगे। लेकिन उन्होंने जब कर लिया तो हम भी कर लेंगे। सर, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो सर एक लाइन कही जाती है कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव कहलाएगी, हिंदी भारत को विश्व गुरु का खिताब दिलाएगी। तो सर हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी मातृभाषा हिंदी की कितनी अहम भूमिका है और कैसे? सर मेरा सवाल ये है कि सर अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में ना हमारा इंडिया जो है 180 में 142वें नंबर पे है। तो मतलब ऐसी क्या मुख्य बिंदु है जिससे कि हमारा 142 नंबर पे जो इंडियन मीडिया है वो ऊपर आ सके? ऐसा क्या क्या किया जा सकता है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में उनके जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े विचित्र हैं। आप जब गंगा में कहते हैं कि लाशें बह रही थीं, रेती में जगह जगह दफना दिया गया था, मैं उसी शहर से हूँ, मैं प्रयागराज से ही हूँ, और जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त लोगों ने रिपोर्ट छाप दी कि संगम पे चलने लायक नहीं है। हम तो उसी मोहल्ले से हैं, हम दारागंज में रहते हैं, 500 मीटर लुढ़क जाएं अगर तो गंगा में गिरेंगे। हमारे यहाँ तो किसी ने नहाना बंद नहीं किया था, किसी घाट पे नहीं बंद हुआ था। जिस तरफ घाट है उस पर एक भी मैं कह रहा हूँ, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक भी लाश गाड़ी नहीं गई। और जहाँ तक रेती की बात है ना, तो बहुत बड़ा इलाका है। अगर जो लोग थोड़ा सा भी समझते हैं तो जहाँ संगम आप समझते हैं तो 6 किलोमीटर में तो कुंभ लगा था, जो अभी 2019 में लगा था, और उस 6 किलोमीटर के बाद 12 किलोमीटर गंगा के तीरे तीरे चले आते हैं, बाहर तो पहुँचते हैं फाफामऊ, और फाफामऊ से करीब 28 किलोमीटर तो पहुँचते हैं श्रृंगवेरपुर वहाँ जहाँ निषाद राज गुह ने भगवान राम को नाव से पार कराया। तो अब आप जाएंगे तो साल भर बाद अद्भुत दृश्य दिखेगा वहाँ, ये सरकार बहुत काम कर रही है उसमें। लेकिन वहाँ हमेशा घाट को छोड़कर जिनके पास नहीं साधन था वो अपने लोगों को वहाँ दफना देते थे। बहुत से लोगों की परंपरा में है, बहुत से। अब निश्चित तौर पर उस वक्त जो सामान्य स्थिति थी उससे ज़्यादा खराब स्थिति थी, कुछ लोगों की ज़्यादा जाने गई, हमने खुद देखा, वो सब रिपोर्ट हुआ है। अब उसको अगर आप इस तरह से पेश कर रहे हैं, और अमेरिका में छोटे छोटे झंडे अमेरिका के इतने बड़े, वो एक लाइन से पता नहीं कितने किलोमीटर में लगे हुए हैं, वो उन लोगों की याद में है जो मर गए। तो प्रेस फ्रीडम हमारे यहाँ ज़्यादा थी कि उनके यहाँ ज़्यादा थी? हमने तो एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं देखी जो यहाँ की किसी रिपोर्ट को ना बताता हो।
और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो कई बार हम उनके पैरामीटर्स पर चलते हैं। मैं ये मानता हूं कि प्रेस को और स्वतंत्रता की जरूरत है। दुनिया की कोई सरकार स्वतंत्र प्रेस को बहुत पसंद नहीं करती, कोई सरकार, दुनिया की कोई सरकार, लेकिन प्रेस का काम है और भारत का प्रेस इतना चैतन्य है, वो लड़ता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के पैरामीटर्स पे हो सकता है कि कई बार हम पीछे दिखते हो, लेकिन आपको दुनिया के देशों की खबर तो आती होगी ना। अब कई रिपोर्ट्स आती हैं, बस यही आखिरी लाइन कह के खत्म करूंगा क्योंकि समय का दबाव बहुत है, लेकिन विषय आपने ऐसा दे दिया। अब आप बताइए, दुनिया के 10 महिलाओं के लिए खतरनाक देश, उसमेन भारत। अरे कल्पना कीजिए, दुनिया के कितने देशों में महिलाओं के अधिकार ही नहीं है, 50% से ज्यादा यूएन कंट्रीज में, और भारत में जहां मताधिकार से लेके शिक्षा अधिकार से लेके सामान्य सामाजिक जीवन में है, और माता जी के जिसको कहते हैं ना कि यहां चाबी लग गई तो किसी की हैसियत नहीं कि निकाल के कुछ लेके चला जाएगा। ये इतनी ताकत है हमारे घर में महिलाओं। लेकिन हम उस नजरिए से देखना शुरू करेंगे तो फिर संकट दिखने लगेगा। हम उस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो कई बार चीजें पलट जाती हैं। ये विषय ऐसा है, बहुत लंबी बात करेंगे, लेकिन अगर 10 देशों में भारत का नाम जो रिपोर्ट देती है वो फ्रॉड है, वो खुद फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा। और आपका सवाल क्या था? आपने सर हिंदी की बात की। देखिए, एक तो ये कि मैं खुद घोर हिंदी भाषी आदमी हूँ, लेकिन हमारी माई की भाषा तो अवधी है, हम तो अवधी वाले हैं। तो अवधि में रामचरितमानस लिखाया, सब ने पढ़ा, सब ने सुनाया, किसी को दिक्कत नहीं। मैं ये कहता हूं, जब ये बात कहते हैं तो भारतीय भाषाएं भारत को विश्व गुरु बनाएंगी, लेकिन हिंदी पे ही बनेगी ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, हिंदी निश्चित तौर पर इस देश की राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, वो होनी ही चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। अब मैं अतिथि सम्मान के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा डॉक्टर नीरज करण जी को और मुक्ता जी को, वो आए। इस सफल आयोजन के लिए, इस प्रेरणा विमर्श की जो मर्म है उसकी सफलता के लिए हम आप सभी को आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं डॉक्टर अनिल त्यागी जी से जो है अनुरोध करूंगा कि वो कल्याण मंत्र के साथ जो है आज के इस सत्र का समापन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।